नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किए प्रदान। कहा कि भारत में तेजी से बढ़ रही है ऊर्जा की आवश्यकता और इसका संस्करण है आज की सबसे बड़ी जरूरत। महाराष्ट्र सरकार किसानों के हितों के लिए है कटिबद्ध। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि सरकार किसानों का कर्ज भी करेगी माफ। किसानों को मिलना चाहिए कर्ज माफी का फायदा, बैंकों को नहीं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी, किसान पाठशाला समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा कि इस वर्ष प्रदेश की 21,000 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला के आयोजन का है लक्ष्य। देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी का असर तेज। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देखी गई कोहरे की घनी चादर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करने, ऊर्जा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति को उजागर करने का अवसर था। और इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलोड किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विधानसभा में कहा कि किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का कर्ज भी माफ करेगी और इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर में विधान मंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान विधानसभा में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार कुछ आर्थिक संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार की मंशा किसानों को लोन माफ करने का है। उन्होंने कहा कि किसानों को लोन माफी का फायदा मिलना चाहिए, बैंकों को नहीं। हमने 2017 में लोन माफ किया था,
हमने 2020 में भी किया। भले ही हमने लोन माफ़ किया, हमारे किसान आज भी लोन माफ़ी मांग रहे हैं और इसका मतलब है कि हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ये हमारे लोन वेवर और किसानों की स्थिति में भी है और इसीलिए इसका तुरंत कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन कमेटी इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय सरकार भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मदद कर रही है और इसके तहत किसानों के सीधे अकाउंट में 15,007 करोड़ रुपए की सीधी मदद दी गई है। फसल का पैसा 92 लाख किसानों के अकाउंट में गया है। केंद्र सरकार खेती के जैविक एवं प्राकृतिक मॉडल को बढ़ावा दे रही है और ये अब किसानों की आय के अच्छे स्रोत बनते जा रहे हैं और यही कारण है कि देश के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव राहुल शर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के तकनीकी सहयोग से किसानों के यहाँ विकसित जैविक एवं प्राकृतिक मॉडलों का भ्रमण किया। राहुल शर्मा ने किसान राहुल चौधरी की डेयरी एवं गन्ना प्रोसेसिंग इकाई, आकांक्षा सिंह की जैविक सब्जी एवं फल मॉडल और मंजू कश्यप के एकीकृत खेती पद्धति मॉडल तथा रमन मलिक के आधुनिक डेयरी एवं नर्सरी इकाई का दौरा किया। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप जनपद में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देकर उनके यहाँ कृषि मॉडल विकसित कराया गए हैं और भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव ने किसानों को एसआईआर का महत्व बताया तथा उनके द्वारा किसानों के विकसित मॉडल एवं कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी सहयोग की सराहना की। उन्होंने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर अधिक विस्तार देने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ऐतिहासिक सिलीसेड़ झील को रामसर साइट घोषित किया गया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। ये जैव विविधता संरक्षण, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। सिलीसेड़ झील देश की 95वीं रामसर साइट बनी है। जैव विविधता और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सिलीसेड़ झील पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। झील पर इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोग बोटिंग का आनंद लेते नजर आ रहे हैं और इस झील में मगरमच्छों की अच्छी संख्या पाई जाती है और सर्दियों के मौसम में यहां विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी आगमन होता है। आकर्षक सारसों से लेकर रंग बिरंगे किंगफिशर्स तक सिलीसेड़ झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है और यहाँ 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखने का अवसर मिलता है और सरिस्का टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार होने के कारण ये झील एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से सिलीसेड़ झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है और इस सम्मान से झील और उसके आसपास पर्यटन के विकास, जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन, जलवायु सुरक्षा और सतत आजीविका को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। हमें पहले ही पता था कि यहाँ इतना अच्छा एक ओएसिस है राजस्थान में, बट अब घोषित कर दिया गया इसको नेशनल साइट, तो और भी अच्छा लग रहा है। हमारे लिए एज इंडियंस बहुत प्राउड की बात है और हम दोबारा आना चाहेंगे। यहाँ इतनी अच्छी, बिल्कुल उदयपुर से और दिल्ली से इतनी नजदीक एक अच्छी स्पॉट हमें मिल गई है, तो बहुत अच्छा लगेगा। रामसर साइट घोषित किया गया, बहुत फायदा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसी रामसर साइट जिस तरह बनी हुई है, पानी का लेक बना हुआ है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत इसकी एक्लेम किया गया है और अट्रैक्शन बहुत है। दिल्ली और एनसीआर के लोग यहाँ पक्का आएंगे। सुबह आओ, रात को जाओ, पूरे दिन भर एंजॉय करो। इट्स अ गुड पिकनिक पॉइंट और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। जैसे कि हमको पता चला है कि सिलीसर को अब रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, तो ये हम दिल्ली और एनसीआर के इलाके के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम कई जगह घूमने जाते हैं जहाँ पे एकदम अब भीड़ होने लग गई है, पर एक ये ऐसी जगह है जो अभी भी एक्सप्लोर की जा सकती है। यहाँ पे एक शांति है, सुकून है, जो कई जगहों पे नहीं मिलता है। लेक है, लेक के साथ में एक इतना अच्छा रहने का भी आयोजन किया गया है, तो बहुत अच्छी जगह है ये। इसको झील को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है, इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा विकास होगा
और अच्छे पर्यटक भी बढ़ेंगे इससे, और जो यहाँ जीव जंतु जो लेक में आते हैं उनका भी बड़ा असर पड़ेगा। डेवलप होने के बाद पर्यटकों के भी सुविधाओं का बढ़ोतरी होगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। पर्यटन का कुल मिला के बहुत अच्छा बढ़ावा हो जाएगा। अलवर के चिली शेड को 95वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट घोषित होने के बाद में अलवर में पर्यटन प्रेमियों में खासा उत्साह है। फिलहाल हम मौजूद हैं अलवर की चिली शेड लेक को, जिसको देश की 95वीं रामसर साइट घोषित किया है। तो हम यहाँ बात करते हैं जो यहाँ किस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं। सर, किस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या रामसर साइट घोषित होने का फायदा सर? अभी सर्दी होगी तो सर्दी साहब टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन ये रामसर झील को साइट पर घोषित करने से अब टूरिस्ट और बढ़ेंगे सर। फिलहाल जो दिल्ली गुड़गांव से पर्यटक आते हैं, लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं? वो अच्छी बातें करते हैं और वो सब खुश होके जाते हैं। बोल रहे हैं हमारे दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल पास में पड़ता है अलवर। बाकी हम बाहर जाते हैं मनाली वगैरह उदयपुर, लेकिन उसके बिल्कुल पास में है और ये अच्छी जगह सबसे। और रामसर साइड पर झील को घोषित होने के बाद में टूरिस्ट और बढ़ेंगे, दिल्ली के आसपास के और टूरिस्ट ज्यादा आएंगे सर। यहाँ जिस तरीके से पर्यावरण एकदम है, क्रोकोडाइल है, विदेशी पक्षी आते हैं और बोटिंग की सुविधा है, पानी बहुत लंबे पानी मिल जाता है, तो किस तरीके से पर्यटकों का ये आना चाहिए, किस तरह और उत्साह रहता है? पर्यटकों को बहुत उत्साह रहता है कि क्रोकोडाइल भी दिख जाता है और पानी भी बहुत है और इसका लोकेशन भी अच्छा, पहाड़ों के बीच के अंदर झील है, तो पर्यटक को सो के जाते हैं सर। बोटिंग करने का लुत्फ उठाते हैं? वहाँ बहुत लुत्फ उठाते हैं और उनको मजा आता है, कहते हैं अच्छी जगह, अच्छा कुछ लुत्फ उठा के जाते हैं। जिस तरीके से चिली शेड की जो लेक है, यहाँ पर वोटिंग की सुविधा है। सरिस्का में पर्यटक आते हैं तो वहाँ पर टाइगर, पैंथर मिल जाते हैं और क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, जिससे यहाँ पर्यटकों को आने पर कई सारी चीजें हैं और प्रकृति से बहुत नजदीकी से यहाँ देखने को मिलता है। रामसर साइट घोषित होने से अब उम्मीद है कि यहाँ पर्यटक की संख्या बढ़ेगी और टूरिस्ट बूम यहाँ आने वाला है। राजेंद्र शर्मा, डीडी न्यूज, अलवर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में रविवार को कृषि भवन स्थित निदेशक समीक्षा कक्ष में ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी किसान पाठशाला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश की 21,000 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला का आयोजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान पाठशालाएं पैक्स सोसाइटी, किसान कल्याण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम पंचायत सचिवालय, प्राथमिक विद्यालयों और प्रगतिशील या पुरस्कृत किसानों के खेतों पर आयोजित की जाएं। राजस्थान में रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में की। मुख्य सचिव ने कहा है कि रबी सीजन में यूरिया की मांग अधिक रहती है और इसीलिए फर्टिलाइजर कंपनियां समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अधिक बुआई होने से यूरिया की मांग बढ़ी है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। उन्होंने अनुदानित यूरिया के गैर कृषि उपयोग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्टों पर निगरानी बढ़ाने और राज्य के बाहर उर्वरक भेजे जाने पर रोक लगाने को कहा गया है। और देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी का असर तेज हो गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरे की घनी चादर देखी गई। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में 19 दिसंबर तक कोहरे की आशंका है और अत्यधिक कोहरे के कारण मेट्रो, कुछ हवाई अड्डे, राजमार्ग और रेल मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने फेफड़ों से संबंधित रोगियों और अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है और इसके साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई है। देश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना होगी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से ये गणना फरवरी 2026 तक चलेगी। प्राधिकरण हर 4 साल में देश के सभी टाइगर रिजर्व और जंगलों में एक साथ बाघ गणना का काम करवाता है।
NTCA की गाइडलाइन के तहत ये गणना होगी और गणना का काम पूरा होने के बाद अप्रैल तक रिपोर्ट जारी की जाएगी। कॉर्बेट पार्क सहित नैनीताल के सभी वन प्रभागों में बाघों की गणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। नैनीताल वन प्रभाग के DFO आकाश गंगवान ने बताया है कि बाघ गणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है ये हर 4 साल में एक्सरसाइज रिपीट की जाती है। पिछला ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 में हुआ था, तो 2026 के एस्टिमेशन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आगामी 15 दिसंबर से हम अपना फील्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले फेज़ में साइन सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में लाइन ट्रांसजेक्ट किया जाएगा और लास्ट में कैमरा ट्रैप्स हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। कोंकण में ही किसान धान और रागी की पकी फसलों की भी कटाई कर लें। कोंकण में इस मौसम में लोबिया, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस समय टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के किसान धान, प्याज और कपास की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय गेहूं, ज्वार और कुसुम की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ इस समय मूंगफली, गेहूं और कुसुम की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी के नए पौधों का रोपण भी कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान धान और ज्वार की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के तटीय और पहाड़ी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई भी जारी रखें। यहाँ इस मौसम में मिर्च के नए पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। साथ ही यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई भी की जा सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों के किसान मक्का, कपास, मूंगफली, सुपारी, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई कर लें। यहाँ इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की शुरुआत आज से हो गई है। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम आज सुबह जॉर्डन के लिए रवाना हुए। पीएम राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ पीएम इस नगर का दौरा करेंगे और इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के बीच इजराइल गाजा मसले पर भी बातचीत की संभावना है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 से 18 दिसंबर तक ओमान में होंगे और सुल्तान हैतम बिन तारिक के आमंत्रण पर हो रही ये यात्रा प्रधानमंत्री की ओमान की दूसरी यात्रा होगी और इस वर्ष दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। मत्स्य पालन विभाग ने लक्षद्वीप द्वीप समूह में मत्स्य पालन की क्षमताओं को उजागर करने के लिए पहली बार निवेशकों की बैठक का आयोजन किया। अपनी तरह की पहली निवेशक बैठक में टूना और गहरे समुद्र की मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 22 निवेशकों और प्रमुख उद्यमियों ने हिस्सा लिया। और दिसंबर का महीना है तो ठंड की बात होगी ही। मैदानी इलाकों में भले ही अभी प्रचंड सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी ने माहौल बना दिया है। तो चलिए किसान समाचार में आपको दिखाते हैं लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी की झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।